Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is general nature of elasticity of supply. And in this topic inshallah we'll cover 3 different cases each relating to inelastic supply, elastic supply and unitary elastic supply. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रीम नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े थे, एक परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का था और एक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का था। सो आज हम जनरल नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे, लिहाजा ये लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर की एक्सटेंशन है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट केस विच इज अबाउट इनइलास्टिक सप्लाई। हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो कि डायरेक्ट है। मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। सिचुएशन आती है कि हमारी प्राइस इंक्रीज कर रही है 10%। अब क्वांटिटी सप्लाई को जब हम देखते हैं तो वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही जिस प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हो रही है। या हम यूं कह सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस इंक्रीज तो होती है लेकिन लेस देन 10% इंक्रीज होती है। ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम प्राइसेस को रखते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्वांटिटी सप्लाई को रखते हैं। ओके स्टूडेंट, P1 के अगेंस्ट हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई Q1 है। अब क्या हो रहा है कि प्राइसेस P1 से बढ़कर P2 हो रही हैं और उसी तरह क्वांटिटी सप्लाई भी Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। समझने की बात यहाँ पर यह है कि प्राइसेस में देखें गैप ज्यादा है, P1 और P2 के दरमियान गैप ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन Q1 और Q2 क्वांटिटी सप्लाई में गैप बहुत कम है, जो कि ये शो कर रहा है कि इसमें इजाफा तो हो रहा है लेकिन कम इजाफा हो रहा है। ये इजाफा उस इजाफे से कम है जो कि प्राइसेस में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही जिस प्रोपोर्शन में प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो उस सूरत में हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 आएगी। अब ये लेस देन 1 क्यों आएगी और ये ग्राफ स्टीपर क्यों होगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल होती है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर चेंज इन प्राइसेस। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये फॉर्मूला स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्राइसेस है और न्यूमरेटर में क्वांटिटी सप्लाई है। अब क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू आप खुद डिटरमिन कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली लोअर होगी देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ प्राइसेस। यानी कि प्राइस में चेंज ज्यादा है तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा बड़ी होगी, और क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कम है तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। तो जब न्यूमरेटर में वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। सो हमारे पास यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की जानिब जो कि इलास्टिक सप्लाई के मुतालिक है। अगेन हम जानते हैं क्वांटिटी सप्लाई एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अब इलास्टिक सप्लाई के केस में हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं 10% और क्वांटिटी सप्लाई रिस्पॉन्स शो कर रही है या इंक्रीज हो रही है मोर देन 10%। मतलब ये हुआ कि प्राइसेस में इंक्रीज आया, उसके नतीजे में क्वांटिटी सप्लाई में भी इंक्रीज आया, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई का इंक्रीज है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन में होगा देन दैट ऑफ प्राइसेस। फिगर से समझने की कोशिश करते हैं।
वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्राइसेस को रखा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्वांटिटी सप्लाई को लिया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास P1 प्राइसेस के अगेंस्ट क्वांटिटी Q1 है और उस पर हमें ये पॉइंट मिल रहा है जो कि इनके P1 और Q1 की कॉम्बिनेशन को शो करता है। ये प्राइस P1 से बढ़कर P2 हो जाती है, लेकिन उसके जवाब में क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, लेकिन वो इंक्रीज प्राइसेस में इंक्रीज की निस्बत ज़्यादा है। यानी कि आप गैप से जान सकते हैं कि Q1 और Q2 के दरमियान गैप ज़्यादा है और P1 और P2 के दरमियान गैप निस्बतन कम है। मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी सप्लाई ने ग्रेटर रिस्पांस शो किया है टू एनी चेंज इन प्राइस। यहाँ से देखें कि अगर प्राइसेस 10% इंक्रीज हुई थी तो क्वांटिटी सप्लाई मोर देन 10% इंक्रीज हो रही है। जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमें ऐसा सप्लाई कर्व हासिल होगा और ये सप्लाई कर्व निस्बतन फ्लैटर है पहले केस की निस्बत, जो कि काफी हद तक स्टीपर था। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होगी। अगेन स्लोप के फॉर्मूले से ये चीज हम जान सकते हैं, वो ऐसे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है क्योंकि Q1 और Q2 के दरमियान गैप ज्यादा है और Q1 Q2 चेंज इन QS या न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं, जबकि P1 और P2 के दरमियान गैप कम है और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो और न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो लिहाजा यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने थर्ड केस की जानिब बढ़ते हैं जो कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के मुतालिक है। अगेन हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब क्वांटिटी सप्लाई डिपेंड करती है प्राइसेस पर। प्राइस में इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज को कॉज करेगी। अब होता यह है कि अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो और क्वांटिटी सप्लाई भी 10% ही इंक्रीज हो, मतलब ये हुआ कि सप्लाई भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है जिस प्रोपोर्शन में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तो ये एक बिल्कुल इक्वल हमारे पास इंक्रीज आ रहा है प्राइसेस में भी और क्वांटिटी सप्लाई में भी। फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्वांटिटी सप्लाई को लिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्राइसेस को। उसी तरह जब प्राइसेस P1 थी तो उसके अगेंस्ट क्वांटिटी सप्लाई Q1 थी। अब प्राइसेस P1 से बढ़कर P2 हो जाती हैं, मतलब इंक्रीज हो जाती हैं, तो नतीजतन क्वांटिटी सप्लाई भी Q1 से बढ़कर Q2 हो जाएगी। अब देखें तो P1 और P2 के दरमियान जितना गैप है उतना ही गैप Q1 और Q2 के दरमियान है, मतलब दोनों में आने वाली चेंज बिल्कुल बराबर है। तो इस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास 1 होगी और पॉजिटिवली स्लोप SS सप्लाई कर्व हासिल होगा इस केस में। अच्छा स्टूडेंट, स्लोप को जानने की कोशिश करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन प्राइस एज इज अपैरेंट फ्रॉम द ग्राफ। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू के इक्वल है। वो कैसे इक्वल है? क्योंकि दोनों में एक जितना गैप है। तो अब हम जब सिमिलर वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। मीन अगर 10 को हम 10 पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास 1 आएगी। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि आपको हमारे यहाँ आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।